हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी। राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बेटा देखिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लास 12th का पहला चैप्टर है हेलोल्केन एंड हेलोरीन टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उस टॉपिक में हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हमारी 3rd क्लास है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सी एक्स बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और दूसरी बात देखेंगे कि हमारे पास हेलोल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि हेलोल्केन को बनाने की विधियां देखेंगे, और सी एक्स बॉन्ड क्या होता है और उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि 2 टॉपिक आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। छोटे से वीडियो में हम चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे सी एक्स बॉन्ड क्या होता है, और उसके बाद हम नेचर तो बाद में समझेंगे। पहले तो ये समझ लें कि सी एक्स बॉन्ड होता क्या है। तो बेटा इस बात को थोड़ा सा, आप हमारी बात को थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझेंगे, फिर हम अपने टॉपिक पे हम वापस आएंगे। देखो, पहले हमारे पास 2 टॉपिक चल रहे हैं। एक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा है एक हेलो एल्केन। ठीक है, एक टॉपिक हमारा कौन सा बेटा, हेलो एल्केन। और एक टॉपिक हमारे पास चल रहा है यहाँ पर हेलो एरीन। ठीक है, केवल अभी ध्यान से समझते चलिएगा, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ लिखना नहीं, केवल ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो हेलो एल्केन बेटा होता क्या है। अगर सबसे छोटा हेलोल्केन की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा हेलोल्केन होगा CH3X होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर हेलोएरीन की बात करें तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास लगा होगा हेलोजन। तो ये आपका जो है वो आपका हेलोल्केन है, और ये आपका हेलोएरीन है। आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि, तो आप देखेंगे कि हेलोल्केन में देखो कार्बन है कि नहीं, और यहाँ पे भी देखो हेलोजन है। इसका मतलब एक सी एक्स यहाँ से निकल के आ रहा है, कहाँ से, हेलोल्केन से हमारा एक सी एक्स निकल के आ रहा है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखो बेंजीन में भी यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर देखो ये हेलोजन है, तो यहाँ पे भी एक देखो सी एक्स बॉन्ड निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हेलोल्केन में भी सी एक्स है, और हमारे पास हेलोएरीन में भी सी एक्स है, दोनों में है। तो अभी हम इस टॉपिक में हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं हेलोल्केन के सी एक्स के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हेलोल्केन का जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो कैसा बनता है, क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है। सारी की सारी कहानी हम हेलोएल्केन के बारे में देखने वाले हैं, और हेलोएरीन के बारे में हम बाद में देखेंगे। जब हेलोएरीन का मेन टॉपिक आएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम हेलोल्केन या एल्किल हैलाइड का अगर सी एक्स देखें तो देखो ध्यान से समझिएगा। देखो एल्किल हैलाइड में होता है एक कार्बन, और एक होता है हेलोजन, 2 चीजें होती हैं। अब इस कार्बन पर जरा ध्यान से देखेंगे, कार्बन पर हमारे पास 4 बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, ये तो आपको पता ही करना ही होता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखो कार्बन और हेलोजन में जो हमारा कार्बन होता है, सॉरी हेलोजन होता है, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि ये आपका ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है किससे, कार्बन से। जब जब दोनों में कोई एक ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर पोलैरिटी यानी ध्रुवणता क्रिएट होगी, और पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। हेलोजन में पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा। इतनी बात समझ गए यहाँ पर। तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जितने भी हेलोजन एटम होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किससे, देन कार्बन, यानी कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होगा वो पोलराइज हो जाएगा, और इसकी वजह से कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यही बात हमने आपको यहाँ पे बताई है। तो इतना बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में भी लिखा है कि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे एल्किल हैलाइड के कार्बन बंध जो होता है वो ध्रुवित यानी पोलराइज हो जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी है। तो अभी आपने ये समझा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, दो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट एक बात यहाँ पर और समझो क्या होता है। आपने क्लास 11th में एक बात पढ़ के आए हैं, किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है, उसका एटॉमिक साइज जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात आप पढ़ के आए हैं। तो अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और लास्ट में होता है आयोडीन। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा और आयोडीन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कि हैलोजन का जो साइज होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हैलोजन का साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब कार्बन और फ्लोरीन की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, कार्बन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और कार्बन और ब्रोमीन उससे ज्यादा होगा, और कार्बन और आयोडीन की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब सी आई के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी और सी एफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सबसे कम होगी। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, एज वी डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, कहा पीरियोडिक टेबल में, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, यानी कि हेलोजन एटम का जो साइज होता है वो बढ़ता है। फ्लोरीन का जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, आयोडीन का जो एटम होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। ये बात अभी हमने बताई, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, आयोडीन आपका नीचे की तरफ है तो आयोडीन का साइज आपका फ्लोरीन से बड़ा होगा। और इसी वजह से कार्बन हेलोजन की बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, सी एफ से लेकर के सी आई तक इंक्रीज होती है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, तो दो बातें समझ गए। पहली बात आपने ये समझी, कार्बन पर पार्शियल, आपने ये समझा कि कार्बन और हेलोजन में कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। दूसरी बात आपने ये समझी कि सी एफ की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, सी सी एल की बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा होगी, सी बी आर की बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी किसकी, सी आई की बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये बात आपने समझी। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, ये हमारा बॉन्ड लेंथ का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर होगा बेटा, ये बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सी एफ से लेकर के सी आई तक जाएंगे तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो दो बातें यहाँ से आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर दो बातें समझ में आ गई तो आगे समझो। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ की लंबाई सबसे कम बॉन्ड लेंथ सी एफ की, उससे ज्यादा सी सी एल की, उससे ज्यादा सी बी आर की, उससे ज्यादा सी आई की। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सी एफ से सी आई की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात आप ये समझो जरा, बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है, यानी कि बंध ऊर्जा का ऑर्डर क्या होता है, बंध एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का जस्ट अपोजिट होता है। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम उसकी एंथैल्पी होगी। ठीक है, उतनी ही कम उसकी एंथैल्पी होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा एंथैल्पी हमारे पास किसकी आती है, सबसे ज्यादा एंथैल्पी हमारे पास आती है सी एफ की, और सबसे कम एंथैल्पी हमारे पास आती है किसकी, सी आई की। एंथैल्पी का मतलब होता है कि बॉन्ड लेंथ को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी कौन से बॉन्ड को तोड़ने में, सी एफ में, और सबसे कम एनर्जी लगेगी सी आई को बॉन्ड को तोड़ने में। तो सी एफ से सी आई तक बॉन्ड एंथैल्पी हमारी घटती है, लेकिन सी एफ से सी आई तक हमारी बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज होती है और इधर एंथैल्पी हमारी घटती है। तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे समझना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा सी सी एल का, फिर सी एफ का, फिर सी बी आर का, फिर सी आई का। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सी एफ भी, पहली बात तो समझो, सी एफ भी पोलराइज होता है, सी एफ भी हमारा कैसा है, पोलराइज। सी सी एल भी हमारा कैसा है, पोलराइज। ठीक है, पोलराइज है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे सारे के सारे ये सब के सब पोलराइज हैं। लेकिन अगर हम बात करें सी एफ की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होती है,
ठीक है, CF की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और इस बॉन्ड लेंथ के कम होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है CF का, वो CCl के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला भी एग्जाम में आता है, आपको ध्यान से समझना है। तो देखो लिखा है, ऑल्दो CF इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, यानी कि CF हमारा सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है, लेकिन डाइपोल मोमेंट CCl का समटाइम हायर, कुछ कभी कभी क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ऑफ CF, यानी CF की बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहां से आपको समझ में आ रहे हैं। पहला हमारा आ गया कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको समझना है, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आपको समझना है, डाइपोल मोमेंट का आपको ऑर्डर समझना है कि किस CX का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, और रीजन क्या है। तो 3 बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। ओके बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो, जब इतने की क्लियर हो जाती है, देखो हम आते हैं एक्सरसाइज में। देखो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी कि किसका डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज्यादा, मैक्सिमम होगा। तो डाइपोल मोमेंट को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी 3 ऑप्शन दिए ना, तीनों के आपको जरा स्ट्रक्चर बनाने होंगे। देखो पहला देखो, कार्बन है, और देखो यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है, इधर भी सॉरी हाइड्रोजन लगा है, इधर भी आपके क्लोरीन है, और इधर भी आपका क्लोरीन है। देखो एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। दूसरे पे देखें, कार्बन है, उधर देखो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, और इन सब जगह पर देखो क्या लगा है, आपका क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और अगर थर्ड की बात करें अगर हम, तो एक कार्बन है, और इन सभी में कितने क्लोरीन है, इन सभी में हमारे पास 4 क्लोरीन एटम लगे हैं। क्योंकि आपको बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट यानी कि ध्रुव का जब भी सिंबल बनाते हैं, तो ये सिंबल बनता है एरो में, और इधर पीछे ये प्लस टाइप का लगता है। ये वाला जो एरो का आगे वाला हिस्सा होता है, ये हमेशा निगेटिव पार्ट को शो करता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव पार्ट को शो करता है। तो अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होगा कार्बन के कंपैरिजन में, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा। इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन कार्बन से जो है, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा निगेटिव होगा, तो क्लोरीन की तरफ एरो रहेगा, और यहाँ पे भी एरो इधर ही रहेगा यहाँ पर। तो अगर हम रिजल्टेंट पैटर्न की बात करें, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। कुल मिला के ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। अरे लेकिन अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो देखो इसका जो डाइपोल मोमेंट है पहले में कार्बन हाइड्रोजन का, वो तो इधर की तरफ आएगा आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर CCl की बात करें, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इधर की तरफ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर रिजल्टेंट बात करें, तो इसका डाइपोल मोमेंट एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, दूसरे के कैंसिल आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा नहीं। रिजल्टेंट वैल्यू नीचे की तरफ ही हो रही है, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पर कम मतलब वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन इधर की बात करें तो यहाँ पर एक मतलब इधर की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसे जाएगा, और यहाँ पर एक इधर जाएगा, और इधर का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, और इधर का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही आपका जीरो हो रहा है, यानी कि नेट कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। तो आप देखें तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, तो इसका मतलब इसका तो डाइपोल मोमेंट होगा सबसे कम। लेकिन अगर इधर की बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले में डाइपोल मोमेंट कुछ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट अभी भी नीचे की तरफ ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इधर की बात करें तो पहले वाले में तो पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले में तो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है, सेकंड नंबर में डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम है, और थर्ड वाले में डाइपोल मोमेंट बिल्कुल कम है। इसका मतलब होगा कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा किसमें, CH2Cl2 में, यानी कि पहले ऑप्शन में हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट को निकालते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, एक्सरसाइज का 6.4 नंबर क्वेश्चन है, वहां से इसको देख सकते हैं। अब देखो हमारे पास जब इतना क्लियर हो जाता है, तब हमारे पास आता है हेलोइल्केन को बनाने की विधियां, यानी कि हेलोइल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं।
तो बेटा देखो हेलोकेन को हमारे पास बनाने के टोटल 3 मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम एल्कोहल यानी कि पहले हम एल्कोहल से बनाएंगे। दूसरे हमारे यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। और हाइड्रोकार्बन में भी 2 कैटेगरी होंगी, एक हमारा एल्केन्स होगा और एक हमारा एल्कीन होगा। तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड हम यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा मेथड दिखाई देगा तो यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास आएगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। कौन सा होगा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हैलोकेन बनाने के टोटल कितने मेथड है? 3 मेथड है, जिसमें से हम यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं और जितना भी हो पाएगा हम उसको मैक्सिमम यहाँ पे ट्राई करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो पहले तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एल्कोहल से हम हैलोकेन कैसे बनाते हैं, फ्रॉम एल्कोहल यानी एल्कोहलों से हैलोकेन कैसे बनाते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम देखो ये बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, तो इस थ्योरी का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। हम सीधे के सीधे हम रिएक्शंस पर जंप करते हैं और वहां से थ्योरी को हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी ये आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थायोनिल क्लोराइड। किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड से बनाते हैं तो उससे बनता है क्लोरोएल्कीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोएल्कीन। और यहाँ पर बना साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोएल्कीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन है? तो क्लोरोएल्कीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है। क्यों ये बेस्ट मेथड है? क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी देखो क्या है, गैस है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, देखो ये भी आपकी गैस है। दोनों ही गैसेस हैं तो इजिली वेपराइज होके उड़ जाएंगी, तो हमारे पास प्योर क्लोरोएल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला तो हमारे पास मेथड हमने हमारा कौन सा निकल के आ रहा है? पहला तो हमारा मेथड निकल के आ रहा है कौन सा, कि थायोनिल क्लोराइड से हम क्लोरोएल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है, यानी कि मान लेते हैं अगर हम रिएक्शन लिखने का प्रयास करें इसका, तो रिएक्शन क्या होगी? जैसे मान लेते हैं हमने लिखा CH3OH प्लस SOCl2 गिव्स, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से OH हट जाएगा और उसकी जगह पे Cl आएगा, तो यहाँ पर होगा CH3Cl और प्लस में SO2 प्लस में HCl। और ये भी आपकी गैस है और ये भी आपकी गैस है, दोनों ही क्या होंगे? गैस उड़ जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, और आपका प्योर आपका क्लोरोएल्कीन या क्लोरोमेथेन आपका प्योर फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया कि जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड हमारे पास देखो क्या होता है, दूसरा मेथड हमारे पास होता है फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। किससे बेटा? फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। अब फास्फोरस हैलाइड का मतलब PX3 PX5। PX3 का मतलब ये होता है X की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया? Cl हो जाएगा, और यहाँ पर X की जगह पर ClBr वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका फास्फोरस का ट्राई हैलाइड है ये वाला, और फास्फोरस का पेंटा हैलाइड है। तो देखो इसके जब रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, देखो जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास मान लेते हैं कि एक एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl3 से, तो बनेगा क्या? तो देखो R के साथ यहाँ Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RCl, और प्लस में इधर बनेगा H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे क्लोरोएल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 आपको लगाना पड़ेगा। देखो क्लोरोएल्कीन बन गया। और अगर सेम कंडीशन पर अगर हम आपसे बोल दें, जैसे हम आपसे बोल दें CH3OH प्लस में PCl5, नहीं अभी तो हम इसी का 3 का ही देख लेते हैं, मान लेते हैं PBr3 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3CH3Br और प्लस में H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये देखो ब्रोमोएल्कीन बन गया, इधर देखो क्लोरोएल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब एक हमारे पास ये मेथड आ गया, और इस मेथड से क्लोरो और ब्रोमो एल्केन दोनों ही बना सकते हैं। आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है? क्लोरो और ब्रोमो एल्केन दोनों ही बना सकते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा मेथड और आता है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इसको देख लो, यहीं पर ही बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन हमने करा दिया PCl5 के साथ, तो सेम पैटर्न यहाँ भी होगा। OH हटेगा तो इधर लगेगा RCl,
और प्लस में यहाँ पर बनेगा POCl3 और प्लस में HCl का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन आपका यहाँ भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहल। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि PX3 से रिएक्शन कराएं चाहे PX5 से रिएक्शन कराएं, दोनों ही केस में आपका क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर PX3 में देखें तो यहाँ पर आपका PCl3 भी हो सकता है और PBr3 भी हो सकता है। लेकिन PCl इसमें PX में देखें तो यहाँ पर केवल PCl5 होगा, PBr5 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे की क्या कहानी है वो हम बाद में देखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई आपको देखना है केवल ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, ठीक है। हैलोजन एसिड यानी कि HF से रिएक्शन करेंगे। देखो हैलोजन का मतलब, हाइड्रोजन का मतलब होता है H और हैलाइड का मतलब होता है X, हाइड्रोजन हैलाइड, और हैलाइड का मतलब होगा X की जगह पर Cl Br कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो क्लोरोएल्केन बनाने के लिए आपको HCl और ZnCl2 लेना पड़ेगा। अब इसकी रिएक्शन थोड़ा सा चलो हम आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन, देखो कोई भी अल्कोहल अगर हमारे पास है, उसकी रिएक्शन अगर हम, अल्कोहल का मतलब ROH है, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा रहे हैं एनाइड्राइड ZnCl2 की उपस्थिति में, तो RCl प्लस H2O बन रहा है। ये आपकी बन रही है यहाँ पर मेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बन रही है बेटा, मेन रिएक्शन। लेकिन हमारे पास अल्कोहल, आपको पता है कि अल्कोहल हमारे पास प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्सरी भी होते हैं। ये यहाँ पर सेकेंडरी नहीं, ये यहाँ पर टर्सरी है। तो जब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है तो उसके लिए एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ उसको हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ भी आपको हीट करना पड़ेगा, तभी आपको क्लोरो का पैटर्न बनेगा। लेकिन टर्सरी के लिए आपको यहाँ पर ये रिएक्शन, मतलब केवल और केवल अगर आप हीट भी कर देंगे तो भी रिएक्शन आपकी हो जाती है, ठीक है। तो देखो लिखा है कि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के लिए कि HCl से विक्रिया में ZnCl2 की आवश्यकता होती है, जबकि तृतीयक अल्कोहल केवल कमरे के ताप पर केवल शांत HCl से मिलाने पर संपन्न हो जाती है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो हमें ZnCl2 की नीड बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो उसको केवल हमें शेक करना होगा कंसंट्रेशन HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर, तब भी आपका टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रिएक्शन हो गई, हमारे पास पहली तो रिएक्शन हमारे पास कौन सी हो गई, रिएक्शन विद थायमिल हैलाइड। दूसरी है रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, ठीक है। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। और एक बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 है, इसको हम बोलते हैं बेटा ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट का यूज क्या होता है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट आपको अगर इतना दिमाग में रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और निर्जल यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगली कहानी क्या है। देखो अगली तो देखो एक कहानी यहाँ पर और एक बनाने का मेथड और लिखा है, कौन सा, अगर हम HBr के साथ किसी भी जो है कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर HBr के साथ लगातार बॉईल करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्किल ब्रोमाइड। तो देखो एक मेथड यहाँ और भी लिखा हुआ है, अल्कोहल की रिएक्शन NAB और H2SO4 के साथ कराते हैं तो भी आपका RBr आपको मिल जाता है। अब तीनों हैलोजन एसिड का अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो HCl से रिएक्शन कराने के लिए आपको ल्यूकास रिएजेंट चाहिए होगा, HBr से रिएक्शन कराने के लिए आपको कांस्टेंट बॉइलिंग करानी होगी। अभी देखो बोल रहे थे ना कि लगातार आपको उबालना पड़ेगा 48% HBr के साथ, तो आपका HBr कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर HI के साथ रिएक्शन करानी है तो अल्कोहल की रिएक्शन NaI और Ki के साथ H3PO4 की प्रेजेंट में करानी पड़ेगी, तब आपकी ये रिएक्शन होगी। तो हमारी बात ना, तो ये तीन मेथड हमारे हैं, तीनों हैलोजन एसिड के बनाने के मेथड है, ठीक है। अगला देखो,
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा हैलोजन एसिड रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम HBr, उससे कम HCl, और सबसे कम कौन होता है, HF रिएक्टिव होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उससे कम होता है HBr, उससे कम होता है HCl, और उससे कम होता है कौन, HF। ये इनकी रिएक्टिविटी का क्या है, ऑर्डर है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन से एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल सॉरी आपका 3 डिग्री हेलोल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री हेलोल्केन उससे कम रिएक्टिव, 1 डिग्री हेलोल्केन 1 डिग्री हेलोल्केन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या पूछा जाता है, तो ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो इतने मेथड हमने पढ़े। आज की डेट में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा, हमने एल्कोहल से हमने पढ़ा आपका क्या, एल्कोहल से प्राइमरी हेलोल्केन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, तो वहां पे आपको सारी की सारी PDF आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।